एपिसोड 4 के एंड में सिर्फ ट्विस्ट नहीं बल्कि ट्विस्टिंग द डेमोगोर्गन चल रहा था। सच बोलूं तो मुझे लगा था कि विल कुछ ऐसा करेगा जैसा 11 ने किया है, जहां वो किसी तरीके से एक डेमोगोर्गन को रोकेगा। बट डफर ब्रदर्स भी लाइक ऐसे कैसे भाई, 4 सीजन से जो बच्चा को सब कोई बचा रहे हैं अब वही सब कोई को बचाएगा, वो भी इतने एपिक वे में जो किसी ने सोची ना होगी। विल के पावर्स को शो ने पहली बार ओपनली वेपनाइज किया जब उसकी आंखें सफेद होती है। वो विजुअल लैंग्वेज सेम है जो हम वेकना के साथ देख चुके हैं। उसके बाद जो सीक्वेंस आता है वो सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं लग सकता। 3 अलग जगहों पर 3 डेमोगोर्गन्स को बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए फ्रीज करना और फिर उनको हवा में उठाना और फिर उनकी हड्डियां तोड़ देना, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे वेकना ने सीजन 4 में अपने विक्टिम्स के साथ किया था। और उसके एंड में नोज ब्लेड, जो पहले 11 और हेनरी के पावर यूसेज का ट्रेडमार्क रहा है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो अपना विल है वो 11 से पावर लेवल के मामले में तो ऊपर है ही, लेकिन वो वेकना की बराबरी कर सकता है। इस पर डफर ब्रदर्स ने ये चीज कंफर्म किया है कि क्योंकि विल वहां हाइव माइंड से कनेक्टेड है वो ऐसा कर पाया था और उसकी पावर्स 11 की जैसी नहीं है। इसीलिए हमें सीजन 5 के ओपनिंग में सीजन 1 के उस सीन को अच्छे से दिखाया जाता है जहां पर विल किडनैप हुआ था। क्योंकि विल को किडनैप करने के बाद उसे ना सिर्फ वहां ट्रैप करके रखा गया था बल्कि वेकना ने एक वाइन उसके मुंह में डाला था जिसके थ्रू एक ब्लैक सब्सटेंस अंदर गया था और उसके अंदर कुछ बदलाव हुए थे। सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये वही डार्क पार्टिकल्स हैं जो हेनरी ने उस डायमेंशन में एनकाउंटर किए थे जब 11 ने उसे हॉकिंस के बाहर फेंक दिया था। माइंड फ्लेयर का एसेंस रॉ फॉर्म में डायरेक्टली विल के सिस्टम में इंजेक्ट किया गया था। इसका मतलब साफ है कि सीजन 1 के एंड में जो उसने स्लग कफ किया था वो एंड नहीं बल्कि एक सिम्टम था उसके ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि सीजन 2 में हमें काफी अच्छे से दिखा, जो कि हो सकता है कि सेकेंड स्टेज हो इस ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां उसे हीट से दिक्कत हो रही थी और वो वेकना और डेमोगोर्गन को सेंस कर पा रहा था क्योंकि वो हाइव माइंड से कनेक्टेड था। हालांकि लोगों को लगा कि यहाँ पे एक्सोर्सिज्म के बाद से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन विल खुद यहाँ पे बोलता है कि जब उसने मुझे किडनैप किया था तो उसने मेरे अंदर कुछ परमानेंटली बदल दिया था। यहाँ पे परमानेंटली वर्ड बहुत ही हैवी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि विल कभी फुल्ली डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। इसीलिए जब सीजन 5 में डेमोगोर्गन्स हॉकिंग भी ज्यादा एग्रेसिवली ब्रीच कर रहे होते हैं तो विल का रिएक्शन फिजिकल लेवल पे भी एम्पलीफाई हो जाता है। जब क्रिएचर्स जलते हैं तो विल को भी उसका दर्द महसूस होता है, बिल्कुल सीजन 2 के जैसे, क्योंकि हाइव माइंड में पेन शेयर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि पहले विल सिर्फ रिसीवर था लेकिन इस बार वो ट्रांसमीटर भी बन जाता है और यहीं पर स्टोरी कैरेक्टर ड्रिवन हो जाती है। विल का सबसे बड़ा वीकनेस कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि उसका सेल्फ डाउट था। शुरू से ही सब उसको प्रोटेक्ट करने में लगे थे जैसे कि वो कोई वीकलिंग है, और एक ही बात जब खुद से बोलो या दूसरों के मुंह से सुनो तो बच्चे उस पर बिलीव करने लगते हैं, जिस वजह से विल वेकना का टारगेट बना। और यहीं पर रॉबिन का रोल सिर्फ साइड कैरेक्टर का नहीं रहता। जब रॉबिन विल से अपने चाइल्डहुड वीडियो के बारे में बात करती है जहां वो अपने यंगर सेल्फ को देखती है जो बिना किसी डर के खुद से प्यार करती थी, तब वो विल को एक सिंपल सा सच बताती है जो कि ये था कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं बल्कि तुम में है और वो प्रॉब्लम का नाम है डर, और जब डर चला जाएगा तो फ्रीडम मिलेगी। और इसी बात का एको विल के दिमाग में रह जाता है जिसके बाद से वो वेकना के जैसा पावरफुल बन जाता है। जब वेकना विल को मेंटल प्रिजन में तोड़ने लगता है तब वो वही लाइंस यूज करता है जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है। तुम पहले भी टूट गए थे, तुम अभी भी वीक हो और इसीलिए तुम मेरे पहले शिकार थे। ये मैनिपुलेशन इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि विल खुद कहीं ना कहीं इन बातों को मानता है और यहीं पर शो अपने इमोशनल फिलोसफी रिपीट करता है। जैसे 11 ने हॉकिंस लैब मैसेकर के वक्त हेनरी के अगेंस्ट अपनी माँ की मेमोरी को पावर सोर्स बनाया था, वैसे ही विल अपनी मेमोरीज को एंकर बनाता है। उससे अपनी माँ याद आती है, जोनाथन याद आता है, माइक के साथ इनोसेंट दोस्ती याद आती है, जिसके बाद एक्सेप्टेंस, सेफ्टी और लव का एहसास उसको होता है। और इसी मोमेंट में फाइनली उसको हिम्मत मिलती है डेमोगोर्गन को रोकने की, क्योंकि अगर वो इस वक्त हिम्मत नहीं दिखाता तो उसके अनमोल दोस्त उस वक्त खत्म हो जाते। इस मोमेंट में विल सर्वाइवर नहीं बल्कि सॉर्सरर बन जाता है। पावर उसके अंदर पहले से थी, बस उसको डायरेक्शन नहीं मिला था जो कि अब विल दे देता है। माइक का डायलॉग इसलिए यहाँ पे काम करता है क्योंकि वो सच बोल रहा था। विल के पावर्स किसी स्पेल से नहीं आते बल्कि वो इनेट है, और
और अगर वेक्ना हाइव माइंड को पपेट मास्टर की तरह कंट्रोल करता है तो लॉजिक सिंपल है, सेम नेटवर्क का एक्सेस करके विल भी ये काम कर सकता है, जो कि उसने किया भी। वेक्ना का लार्जर प्लान यहीं पर अनफोल्ड होता है, जहां विल अपनी डेमो विजन के थ्रू देख पाता है कि हॉली के अलावा वहां 3 और बच्चे भी किडनैप हैं। उसकी विजन फ्रैगमेंटेड है, लेकिन जब वो ड्रॉ करता है तो वो पैटर्न रिपीट होता है, जहां सीजन 2 की तरह ड्राइंग एक मैप बन जाती है। स्ट्रक्चर एक केव जैसा लगता है, जिसके ऊपर नीचे शार्प एजेस है, जैसे कि कोई दांत हो। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये कोई जगह नहीं बल्कि एक क्रिएचर है, जो कि माइंड फ्लेयर हो सकता है। नैन्सी के सीजन 4 के विजन को याद करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी एक जायंट क्रिएचर था जो कि गेपिंग माउथ के साथ दिखा था। बच्चे जो स्पाइरल जैसे चीजों में बंधे हुए लगते हैं वो रिबके जैसे लगते हैं। विल का सीजन 4 का रेड ड्रैगन पेंटिंग अब रैंडम नहीं लगता, क्योंकि शायद वेक्ना भी अल्टीमेट विलन नहीं है, शायद वो भी किसी और के लिए काम कर रहा है, जो कि है माइंड फ्लेयर। अब मैं बार बार माइंड फ्लेयर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद हो तो डस्टिन ने ये बात कही थी कि वर्ल्ड डोमिनेशन का ड्रीम माइंड फ्लेयर का होगा, ना कि वेक्ना का, क्योंकि वेक्ना एक हाई रैंकिंग जनरल हो सकता है, वहीं डेमोगॉर्गन्स उसके फुट सोल्जर्स। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि वेक्ना वीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बुलेट्स उसके ऊपर काम नहीं करते और फायर को वो अपने पास आने नहीं देता, और इस बार तो उसने इंजर्ड डेमोगॉर्गन्स को हील करके उन्हें फिर से काम पे लगा दिया था। पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 11 और 8 के होने से वेक्ना को हराना आसान हो गया है। वहीं विल के नए पावर्स काफी हैं माइंड फ्लेयर को हराने के लिए। आपने कभी सोचा है कि क्यों अपसाइड डाउन में 8 को कैद करके रखा गया था और फिर भी उधर वेक्ना हमला करने के लिए नहीं आता है? इसका सीधा सा जवाब ये हो सकता है कि 8 की पावर्स जो इल्यूजन्स दिखाती है वो वेक्ना और माइंड फ्लेयर के अगेंस्ट बहुत काम आ सकती है। काली यानी कि 8 का कैप्चर होना रैंडम कॉलबैक नहीं है, उसके इल्यूजन पावर माइंड फ्लेयर जैसे एंटिटी के अगेंस्ट सबसे इफेक्टिव वेपन हो सकते हैं। एरिका का 20 रोल का रेफरेंस भी सिर्फ ईस्टर एग नहीं लगता, 11 + 8 + 1 20 बनता है। अब वेक्ना तो मदद करने से रहा, तो 1 यहाँ पर विल बन सकता है, तो ज्यादा चांसेस है कि 3 सुपर पावर लोग अब वेक्ना के अगेंस्ट खड़े हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वेक्ना ये सब माइंड फ्लेयर के लिए कर रहा है, पर मुझे लगता है कि वेक्ना ये सब माइंड फ्लेयर को हराने के लिए कर रहा है, जिससे ये भी एक्सप्लेन होगा कि क्यों नोहा यानी कि विल का एक्टर ने ये कहा था कि वेक्ना एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है, जो कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि वेक्ना ने इतने बुरे काम किए हुए हैं कि हम उसको विलन कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब जिस हेनरी ने शुरू से ही इतने कांड किए हो तो उसको रिडीम नहीं किया जा सकता, पर उसको माइंड फ्लेयर के अगेंस्ट जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि माइंड फ्लेयर को इतना कमजोर कर दे कि बाकी लोग मिलके उसको हरा दे। मे बी वो ये दिखाए कि हेनरी के अंदर जो बदलाव आए थे वो माइंड फ्लेयर के वजह से आए और इसीलिए वो बुरा बना। लेकिन जब सीजन 4 में 11 के साथ उसका चिट चैट हुआ, प्लस इधर नैन्सी एंड उसके ग्रुप ने फायर सरप्राइज से उसके कनेक्शन को वीक कर दिया, तो हेनरी के सेंसेस अब वापस आ चुके हैं और वो सबसे पहले उससे बदला लेना चाहता है, जिसके वजह से वो इतना बुरा बना, जो कि है माइंड फ्लेयर। यहाँ पर ये चीज भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि आखिर क्यों वेक्ना ने विल को नहीं मारा और वहां पर उसको जिंदा छोड़ दिया। हम लोगों ने 11 के पावर्स में अभी ग्रोथ तो देखा है, बट मुझे लगता है कि हम और भी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि अगर याद हो तो ब्रेनर ने कहा था कि तुम सिर्फ अभी अपने पावर से चल रही हो और तुम्हें फिर बाद में दौड़ना होगा, लेकिन याद रखना दौड़ना भी काफी नहीं है, तुम्हें उड़ना होगा। तो यहाँ पे जो उड़ना होगा वो लिटरल सेंस में भी लिया जा सकता है, क्योंकि अब मेटाफोरिकल सेंस यहाँ पे दिखता नहीं, क्योंकि 11 भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो अपने डर के ऊपर उठ चुकी है, जो कि हम लोगों को इस सीजन दिख गया। मैक्स फिलहाल कोमा में है और उसकी वापसी की काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो वेक्ना के मेमोरी प्रिजन के अंदर कैद है, जहां पे उसका कॉन्शियस अभी हॉली के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। कैमाथॉज का रेफरेंस एक डार्क प्लैनेट का है, जो कि एक ऐसा एविल है जिसका नाम है इट, जो कि रूल करता है बिल्कुल हाइव माइंड के जैसे, और वो भी हेनरी के जैसे ही इल्यूजन दिखाकर सबको कैद में रखता है। हॉली का सीजन 5 में इंपॉर्टेंस एक्सीडेंटल नहीं लगता।
हॉली, यहाँ पर वो ब्रिज बन सकती है जो मैक्स को वापस ला सकती है। बात करने को तो मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि हो सकता है कि हमें टाइम ट्रेवल जैसा कुछ देखने को मिले, लेकिन आज के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंजर थिंग्स बच्चों का शो है, इसीलिए वो डार्क नहीं होगा और वो जो भी बातें बता रहे हैं वो इतने सब्टिल वे में है कि लोग खुद समझ रहे हैं। यहाँ पर ये लोग किसी भी चीज को प्रीच नहीं कर रहे बाकी शो के जैसे, और इसी वजह से ये शो आज के दौर पे स्टैंड आउट कर रहा है। वहीं बाकी शोज जो पहले एजेंडा को सामने रखते हैं वो सफर कर रहे हैं। अगर समझ गए हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, और अगर नहीं समझे हो तो स्क्रीन में दिख रहे लिंक पे क्लिक करो और उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।